हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज मैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का अगला चैप्टर कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आज मैं सारे आपको कराऊंगा। इसके अलावा आपका एक चैप्टर स्टील बीम्स और रह गया है। वैसे चैप्टर तो अभी 3 रह गए हैं, बट जो छात्र ट्रस और इसके अलावा कॉलम बेस को सोच रहे हैं, देखिए इन दोनों चैप्टरों को मैं अभी करवा चुका हूँ ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पूरा विद एमसीक्यू, और इन दोनों चैप्टर्स के मैंने ड्राइंग भी बना के आपको दिखा दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में, ड्राइंग की प्लेलिस्ट में आप इनकी ड्राइंग भी देख सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी दो बार कंप्लीट करवा चुका हूँ विद एमसीक्यूज़। तो अब मैं सीधे एमसीक्यूज़ के बाद अब वन लाइनर ही स्टार्ट करूँगा। बेवजह आपका टाइम खराब करा के फिर से वही चैप्टर रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ट्रस और कॉलम बेस का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, इस कारण से मैं अब आपको स्टील बीम का और एमसीक्यू करा के इसके बाद वन लाइनर कंप्लीटली इसका शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। तो और एक चीज़ और बता दूं, टेलीग्राम जो हमारा जो चैनल ग्रुप है, इससे अलावा वो हम शिफ्ट कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। देखिए कुछ छात्र इस बात से कन्विंस नहीं है, परंतु आप हमारी बात को समझिए, छात्राएं इस बात को अच्छे से समझेंगी। एक तो प्राइवेसी का इशू आ रहा है, कई छात्राएं हमें मैसेज कर चुकी हैं कि सर इस तरीके से मैसेजेस आते हैं हमारे पास अननोन। तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी आप लोग समझिए प्लीज़, इस तरीके का बिहेवियर मत करिए। आप सब लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं, कोर्समेट्स हैं। दूसरा, कुछ ग्रुप्स की लिमिटेशंस होती हैं। ग्रुप लिमिटेड मेंबर्स को हैंडल कर सकता है, लिमिटेड सर्विसेज ही देता है। हमने जब स्टार्ट किया था तब इस लेवल पे हमने सोचा नहीं था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया। परंतु आज संख्या बढ़ रही है और छात्रों को जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति के लिए एक चैनल की ज़रूरत है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आपको बस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर देना है बस। उसके अलावा कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना। हम सारे PDF, सारे वीडियोज़ जो वहाँ डाल रहे थे यहाँ भी डालेंगे, जैसे फ्री में दे रहे थे वैसे ही देंगे। कुछ भी बदलाव हमने नहीं किया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह बस एक ज्वाइन कर लेना है बस। आप चाहें तो पुराना वाला चैनल छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो ज्वाइन रख सकते हैं। वो हम तभी बंद करेंगे जब सारे छात्र यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अदरवाइज हम बंद नहीं करेंगे। हम लोग छात्र हित में ही काम करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें, हमारी प्रॉब्लम को भी समझें। ग्रुप की लिमिटेशंस होती हैं, इस कारण से हमें चैनल पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। और आप अदर चैनल्स भी देख रहे होंगे, सब लोग चैनल पर ही हैं, कोई भी ग्रुप नहीं बनाया, ठीक है। तो थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम को समझें और लिंक में जाके हमारे नए चैनल पर शिफ्ट हो जाएं, टेलीग्राम चैनल पर। चलते हैं वीडियो पे, क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चंस आपको कैसे दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अ कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ एंगल सेक्शन में भी संपीड़न सदस्य जो कोणीय खंडों से मिलकर बना है। ठीक, अब संपीड़न सदस्य है तो हो सकता है अलग अलग मेंबर से मिलकर बन सकता है। तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रट, असतत एकल कोणीय संपीड़ांक, डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल स्ट्रट, असतत दोहरे कोणीय संपीड़ांक, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए सतत उपांक मतलब क्या होता है, एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। जब कोई मेंबर एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बाद आगे भी कंटिन्यू होता है तो वो कंटिन्यूअस मेंबर कहलाता है, ठीक है। और कंप्रेशन मेंबर भी कंटिन्यू होते हैं एक से दूसरे पर, ठीक है। तो बिल्कुल पहला सही है। डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस अगर एक सपोर्ट से एक सपोर्ट के बीच में ही है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, परंतु उसमें सिंगल एंगल लिखा है, मतलब एक सिंगल एंगल सेक्शन का प्रयोग किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल, जहाँ पर आपने दो एंगल सेक्शन का प्रयोग कर लिया वो डबल एंगल हो गया। ये भी यूज़ होता है संपीड़ांक के रूप में या फिर स्ट्रट के रूप में या कंप्रेशन मेंबर के रूप में। तो ये तीनों ही यहाँ पे सही है। तो इसलिए कंप्रेशन मेंबर क्या क्या कंसिस्ट करता है या इनमें से क्या क्या मिलकर बनता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। इसका सही आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Impact load are equal to the sum of magnitude of the loads actually caused and the magnitude of the loads caused by dead load। दूसरा हमें दिया है, impact loads are equal to the difference between above mentioned entities, ठीक है। तो इसमें कोड का कुछ प्रोविजन है, impact load यानी कि संघट्ट भार, उसके लिए जो डेड लोड यानी कि अचल भार, और लाइव लोड यानी कि एक्चुअल लोड जो है उसको हम किस तरीके से रिलेट करते हैं उसको इम्पैक्ट लोडिंग से, इसके बारे में बात की गई है। ऑप्शन हिंदी वाले देखें, निम्न में से कौन सा कथन सही है। वास्तविक भार के परिमाण एवं अचल भार के परिमाण का योग संघट्ट भार के बराबर है, या फिर संघट्ट भार उपरोक्त दिए हुए भारों के अंतर के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर कुल मिला के जो आसान भाषा में कहूँ तो बात एक ही है, जो इम्पैक्ट लोडिंग है, ठीक है, यानी संघट्ट भार है, उसको किस टाइप से डिफाइन किया गया है, तो उसका डेफिनेशन क्या है। वो डेफिनेशन क्या, वास्तविक भार यानी कि एक्चुअल लोड और जो डेड लोड है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल लोड ही लाइव लोड है, इसमें कंफ्यूज ना हो, एक्चुअल लोड ही लाइव लोड है और डेड लोड तो अचल भार पहले से दे ही रखा है। तो वास्तविक भार और अचल भार का जोड़ है या फिर इनका अंतर है या माइनस है, ठीक है। तो जो इसका एक्चुअल प्रोविजन है वो ये है कि जो वास्तविक भार, जो लाइव लोड्स होते हैं और जो डेड लोड्स होते हैं उनका जो अंतर होता है उसको हम इम्पैक्ट लोड के बराबर मानते हैं, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, अलाइवल वर्किंग स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू वन साइड ऑफ अ गजेट प्लेट इज रिड्यूस टू।
दोहरे कोणों के लिए अनुमत कार्यकारी प्रतिबल तनुता अनुपात के सापेक्ष, जबकि दोहरे एंगल को पीठ से पीठ मिलाकर गजेट प्लेट के एक तरफ जोड़ा गया है। पहले जो क्वेश्चन कह रहा है इसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो ये दोहरे एंगल है मतलब एक एंगल सेक्शन कुछ आपका इस तरीके से है और पीठ से पीठ मतलब दूसरा एंगल सेक्शन भी इसके इधर इसकी बैक से बैक मिला के इस तरीके से रखा गया और ये दोनों ही किसी गसेट प्लेट के एक तरफ है, ठीक है, किसी प्लेट के एक ही साइड पर ये दोनों एंगल सेक्शन जोड़े गए, ठीक है। तो ये है इसका एक्चुअल में फिगर जिस तरीके का दिखेगा। पूछा गया है कि दोहरे कोणों के लिए अनुमत कार्यकारी प्रतिबल तनुता अनुपात के सापेक्ष कितने % लिया था। इसका एक प्रोविजन है कि इतने % ही आप कार्यकारी प्रतिबल लेंगे तनुता अनुपात के सापेक्ष, या जो कार्यकारी प्रतिबल है वो एक्चुअल लोडिंग के इतने % ही आप लेंगे कंप्रेशन मेंबर के केसेस में। आगे भी आप इसका रीज़न समझेंगे ऐसा क्यों होता है। कंप्रेशन मेंबर्स प्रोन टू फेलियर होते हैं, कंप्रेशन मेंबर ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, फेल जल्दी हो जाते हैं, उनमें फेलियर पे ज़्यादा बड़े लॉसेस होते हैं। इस कारण से जो कार्यकारी प्रतिबल है वो कुल का 80% ही लिया जाता है, 80%, ठीक। जो आपकी टोटल लोडिंग है उसका 0.8 आप कर दें, उतने के लिए ही आप उसका कार्यकारी प्रतिबल मानेंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यह है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी 80%। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन, कॉलम की प्रभावी लंबाई निर्भर करती है किस पर भाई, मटेरियल यूज पर नहीं, मटेरियल पे कैसे कर जाएगी, स्लेंडरनेस रेशियो, एंड कंडीशन, ऑल ऑफ द। देखिए प्रभावी लंबाई स्लेंडरनेस रेशियो पर निर्भर नहीं करती, स्लेंडरनेस रेशियो प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता है। यहाँ क्वेश्चन इसी टाइप से कंफ्यूज करेंगे आपको। स्लेंडरनेस रेशियो होता है बराबर एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। आप एल इफेक्टिव की वैल्यू चेंज करेंगे तो स्लेंडरनेस रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो उस पर डिपेंड करता है। परंतु का तीसरा आप देखें सिरा जोड़ पर, यानी कि एंड कंडीशंस पर। तो एंड कंडीशंस पर कैसे डिपेंड करती है, अरे भाई अगर आपका दोनों जोड़ हिंज है तो आपकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो 1 कुछ और होगी। अगर आपका दोनों सिरा एक सिरा फिक्स है, एक सिरा फिक्स है, ठीक है, और एक सिरा फ्री है, तो आपका ये 2.0 हो जाएगा। 2.0 इंटू जो भी एक्चुअल लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल के आएगा दूसरा सिरा। अगर आपका दोनों सिरा हिंज है तो जितना ही उसकी लंबाई होगी उसी के बराबर ले लेंगे हम 1.0 L। तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जो आपके सिरे की कंडीशन है, एंड में आपके जो कॉलम है वो किस जोड़ से जुड़ा है, वो हिंज से जुड़ा है यानी कब्जेदार है, वो फिक्स कर दिया गया है या फिक्स है, वो फ्री है या बिल्कुल मुक्त है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कॉलम की इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी, ठीक है। तो प्रभावी लंबाई किस पर निर्भर करती है, प्रभावी लंबाई सिरा जोड़ यानी एंड कंडीशंस पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड, जालक छड़ों का तनुता अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए लेसिंग बार्स क्या होती हैं, जैसे हमारा कॉलम है, ठीक, मैं अभी आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। ये आपने साइड में 2 स्टील की बार्स लगा दी, या आपने मान लीजिए स्टील कॉलम का यूज़ किया और आपने स्टील की 2 एंगल सेक्शंस ले ली, ठीक है। अब एंगल सेक्शन जब आप ऊपर की तरफ से देखेंगे तो आपको मान लीजिए आपका स्क्वायर कॉलम है तो आपको 4 दिखाई देंगी। अगर आपका सर्कुलर कॉलम है तो आपको कम से कम 6 लगानी पड़ेंगी, ठीक है। आरसीसी कॉलम हो चाहे कोई भी, आपको उसको आपस में बांधना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर उसको बांधेंगे नहीं, जब ऊपर से लोड जाएगा इस पर तो ये बाहर की तरफ को फैलने की कोशिश करेंगे और ये सब एक साथ बिहेव नहीं करेंगे। मतलब लोडिंग पे आने पर सबके जितने भी उसके अंदर मेंबर्स हैं, चाहे वो स्टील का कॉलम हो चाहे आरसीसी का कॉलम हो, उसमें पड़ी हुई स्टील हो, वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, वो अलग अलग बिहेव करेंगे। कोई इधर बकल कर जाएगा, कोई उधर बकल कर जाएगा, कोई इधर बकल कर जाएगा। तो सबको आपस में बांध के एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए जो छड़ें लगती हैं उनको जालक छड़ या लेसिंग बार्स कहते हैं, ठीक है। आप सिंपल एक लकड़ी गट्ठर को बांध के यूज़ करिए, वो ज़्यादा मजबूत होंगे और अलग अलग उनको अगर आप लोड लगाएंगे तो कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा। तो वो लेसिंग बार्स का सिंपल भाषा में यही कॉन्सेप्ट है कि वो बांध के एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती हैं। तो जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसका क्या अधिकतम है जालक छड़ों के केस में, यानी ये जो बाहर छड़ें लग रही हैं जो बांध रही हैं उसको स्टील कॉलम्स को, उसका जो अधिकतम रेशियो है उसका मानक क्या तय किया गया, उसका मानक तय किया गया 145, ठीक है। मतलब जो इफेक्टिव लेंथ होगी और जो स्लेंडरनेस रेशियो होगा उसका रेशियो अधिकतम 145 होगा जालक छड़ों के केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ लेसिंग बार विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम शुड प्रेफरेबली बिटवीन, स्तंभ के लंबवत अक्ष के सापेक्ष लेसिंग छड़ों का कोण अधिकांशतः रखा जाता है। देखिए जब हम कोई कॉलम लगाते हैं ना तो लेसिंग बार्स कैसे काम करती हैं, आप ऐसी एक तिरछी बार यहाँ लगाते हैं, फिर इससे एक बार नीचे लगाते हैं, फिर इससे एक बार और नीचे लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे जैसे कॉलम की लंबाई बढ़ती जाती है हम इन बार्स को आपस में ऐसे एंगुलर शेप में बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है इससे कितने डिग्री के एंगल पर आपकी लेसिंग बार झुकी रहती है, इसका कुछ स्टैंडर्ड होता है, ठीक। तो वो जो स्टैंडर्ड है वो है 40 डिग्री से 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। मतलब जो लेसिंग बार्स हैं वो 40 डिग्री से 70 डिग्री तक अधिकतम इंक्लाइंड होती हैं अगर आप स्तंभ के लंबवत अक्ष की सापेक्ष उसका एंगल अगर मान रहे हैं, ठीक। अब ये तो सिंगल लेसिंग हो गया, जो मैंने अभी बताया था सिंगल लेसिंग था। डबल लेसिंग का केस क्या होता है, देखिए डबल लेसिंग में क्या होता है, जैसे आपका ये कॉलम है, थोड़ा सा गलत हो गया,
जैसे आपका मान लीजिए कॉलम है, तो डबल लेसिंग में एक सिरा इधर से चलेगा, ठीक है, और दूसरा सिरा इसके अपोजिट चलेगा, मतलब क्रॉस बनाता रहेगा, ठीक, कुछ इस टाइप से। मैं आपको इसका लाइन डायग्राम दिखा देता हूँ, लाइन डायग्राम बहुत आसान है समझना इसका। ये कॉलम है, तो एक तो ऐसे ऐसे चलेगा और दूसरा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इसको काटता हुआ चलेगा, यहाँ पे एक्स बनते चलेंगे, तो वो होता है डबल लेसिंग, ठीक है। अब डबल लेसिंग के केस में क्या है, डबल लेसिंग के केस में आपको क्या बताया गया, क्वेश्चन सेट कर लूँ पहले मैं, हाँ। इन डबल लेसिंग द थिकनेस टी ऑफ अ फ्लैट इज, डबल लेसिंग में फ्लैट की मोटाई टी होती है, ठीक। तो ये जो फ्लैट आप यूज़ कर रहे हैं ना, फ्लैट क्या होता है, फ्लैट आयरन का एक स्टील का सेक्शन होता है जो चपटा होता है, ठीक है। उसमें कुछ चौड़ाई होती है और लंबाई होती है, थिकनेस बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू इसकी लेंथ, ठीक है, तो उसको फ्लैट कहते हैं। तो फ्लैट का जो थिकनेस है, वो थिकनेस कैसे निकाली जाती है, फ्लैट की अधिकतम दूरी क्या होती है, ठीक है। तो टी इज़ लेस देन 1/40। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी मैंने इसका जोड़ा है। जो आपका सिंगल लेसिंग कॉलम होता है ना, ये डबल लेसिंग है, डबल लेसिंग वो क्रॉस कर करके चलती है, ठीक। तो डबल लेसिंग के केस में ये जो 1/40 है, ये सिंगल लेसिंग का केस होता है, ठीक है। जब आप एक चलाते हैं, ठीक, जब आप डबल चलाते हैं तो इसको 1/60 कर देते हैं, ठीक है। तो जो उसकी थिकनेस होगी वो 1/60 ऑफ जो रिवेट के बीच की डिस्टेंस होगी, या जो आप रिवेट कह लीजिए, या आपने वेल्डिंग की है तो सेंटर से सेंटर दूरी, मैं भी बता रहा हूँ कैसे देखते हैं उसको, उनके बीच की दूरी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो है, इट इज़ लेस देन 1/60 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स। टी आंतरिक अंतर रिवेट के बीच 1/60 लंबाई से कम है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस गलत है, तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आप 1/40 और 1/60 याद रखिए। 1/40 आपका सिंगल लेसिंग के कॉलम में होता है और 1/60 आपका डबल लेसिंग के कॉलम में होता है। अभी जो रिवेट का कॉन्सेप्ट था, देखिए वो क्या था, जैसे आपने मान लीजिए एक ये कॉलम बनाया, ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक एक लेसिंग बार जोड़ी, दूसरी लेसिंग बार आपने यहाँ जोड़ी, तीसरी फिर आपने नीचे जोड़ी। अब ये कॉलम में कुछ खुद की भी तो कुछ थिकनेस होगी ना, मतलब एक पतला थोड़ी होगा, अगर एंगल सेक्शन है तो एंगल सेक्शन भी तो इस शेप का होगा, तो उसकी जो ये चौड़ाई है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब आपने एक रिवेट यहाँ लगाई, दूसरी इस लेसिंग में यहाँ लगाई, तो इनके बीच की जो दूरी है ना, ये बीच की जो दूरी है, इस दूरी को जो आप उसका बटे 60 कर दोगे, तो जो थिकनेस ऑफ लेसिंग बार है, मतलब इस लेसिंग बार की मोटाई, मैं कलर चेंज कर लूँ ज़रा, जो लेसिंग बार है, लेसिंग बार की जो मोटाई है, थिकनेस टी, वो इस दूरी के बटे 60वें हिस्से से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साधारण भाषा में ये समझें हम इस बात को, ठीक है। तो जो डबल लेसिंग कॉलम होगा, इसमें क्या वैल्यू होगी आपकी, इट इज़ लेस देन 1/60 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स। मैं क्लियर कर दूं पहले, इट इज़ लेस देन 1/60 लेंथ बिटवीन इनर रिवेट्स, टी आंतरिक अंतर रिवेट के बीच 1/60 लंबाई से कम है, ठीक है। तो ये होती है टी, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट। देखिए क्रेन क्या होती है, जो आपने देखा होगा नॉर्मल में, जो क्रेन होती है जो किसी सामान को उठा के एक जगह दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो जो हमारे जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं ना, उनके अलग अलग नाम होते हैं, होते कंप्रेशन मेंबर ही हैं, पर उनके नाम अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया कि भारी वजन उठाने के लिए क्रेन में इस्तेमाल होने वाले संपीड़न उपांग को कहा जाता है, ठीक। पोस्ट, स्टेंशन, बूम, स्ट्रट, ठीक है। पोस्ट और स्टेंशन बिल्कुल वर्टिकली लोडेड होते हैं, ठीक है, जो उनका सेंटर होता है एक्सिस बिल्कुल उससे पास होते हैं और वर्टिकली होते हैं ग्राउंड के, तब वो कहलाते हैं पोस्ट या स्टेंशन, ठीक है। स्ट्रट होता है, स्ट्रट भी कंप्रेशन मेंबर होता है, परंतु स्ट्रट बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं होता सरफेस के। स्ट्रट किसी भी एंगल पर हो सकता है, मतलब स्ट्रट खुद तो किसी एंगल पर होगा, बट लोडिंग जो इससे पास हो रही होगी वो बिल्कुल इसकी एक्सिस से पास हो रही होगी। जैसे आपकी ट्रस होती है, ट्रस के अंदर आप स्ट्रट लगाते हैं, तो स्ट्रट एकदम वर्टिकल तो कभी नहीं होती, स्ट्रट किसी एंगल पर होती है, पर स्ट्रट कंप्रेशन मेंबर होती है, क्योंकि स्ट्रट के अंदर जो लोड पास हो रहे थे वो बिल्कुल उसकी एक्सिस से पास हो रहे थे, तो वो कहलाती है स्ट्रट। वैसे ही बूम, बूम किसी भी एंगल पे हो सकता है, इस पर यूज़ वो अपनी जगह चेंज करता है, क्योंकि आप जब लोडिंग उठा रहे हैं तो आपका जो कंप्रेशन और टेंशन मेंबर है दोनों आगे पीछे एक्सटेंड होंगे, तो इस कारण से उसको कहते हैं बूम, ठीक है। तो जब क्रेन के किसी कंप्रेशन मेंबर की बात आएगी, तो क्रेन में आप ना ही स्ट्रट लगाएंगे ना ही पोस्ट, उसके जो कंप्रेशन मेंबर होगा उसको आप कहेंगे बूम, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बूम। अगला, विच मेंबर इज मोर क्रिटिकल टू फेलियर। निम्न उपांगों में से विफलता के लिए अधिक संवेदनशील उपांग है, टेंशन, कंप्रेशन, फ्लेक्सुरल, ऑल ऑफ द अबव। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम कभी टेंशन मेंबर डिज़ाइन करते हैं और जब कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करते हैं, तो हमेशा कंप्रेशन मेंबर एक्चुअल लोडिंग के 80% तक हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन मेंबर में हमें ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखनी पड़ती है। क्या रीज़न होता है कि जो आपका ये कॉलम है, ठीक है, अभी मान लीजिए इस पर वर्टिकल लोडिंग आ रही है, ठीक, वर्टिकल लोडिंग के कारण ये बकल होगा, ठीक है, बकल होगा तो इसके ऊपर जितना लोड है फ्लोर, वो पूरा फ्लोर फेलियर होगा एक साथ। वहीं अगर आप टेंशन मेंबर देखें तो टेंशन मेंबर पे एक्सियल लोडिंग लगती है, ठीक है, टेंशन मेंबर पे एक्सियल लोडिंग लगती है, ठीक। अगर ये थोड़ा बहुत बेंड भी होगा तो एक्सियल लोड लगने से पहले ये सीधा होगा, उसके बाद फेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ फेलियर कम है, यहाँ पर आपको सिंबल सिग्नल्स मिल जाते हैं। सिमिलरली फ्लेक्सुरल मेंबर या आनमन सदस्य बीम के अंदर हम लोग अंडर रीइंफोर्स्ड बीम लेने का क्या कॉन्सेप्ट है,
जब ये अंडर रीइंफोर्स्ड होगी तो फेलियर के समय आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे कि बीम फेल हो रही है, ठीक है। अंडर रीइंफोर्स्ड होगी तो उसका स्टील होगा वो पहले फेल होगा और जो कंक्रीट है वो बाद में फेल होगी। अब कंक्रीट में सडन फेलियर होता है, स्टील में कभी सडन फेलियर नहीं होता है। इस कारण से हम आनमन सदस्यों में भी हम प्रेफर करते हैं कि इस प्रकार के सदस्य सडन फेलियर में ना आए। परंतु इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो आपका कंप्रेशन मेंबर ज़्यादा प्रोन है, ज़्यादा संवेदनशील है फेलियर के लिए, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, इन हिंज्ड कनेक्शन इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज टेकन एज। दोनों सिरों पर कब्जेदार कनेक्शन में कॉलम की प्रभावी लंबाई ली जाती है। दोनों सिरों पर कब्जेदार कनेक्शन मतलब एक सिरा भी हिंज है, दूसरा सिरा भी हिंज है, इसके बीच में कॉलम लगा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कॉलम है ना वो रोटेशनल मूवमेंट तो कर सकता है, ठीक है, पर ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं कर सकता। मतलब ये घूम तो सकता है इस जगह पे, यहाँ पर घूम तो सकता है, पर इस पॉइंट को छोड़ नहीं सकता। जैसे आपका दरवाज़ा है, दरवाज़ा आपका एक पॉइंट के अबाउट घूम तो जाता है, ठीक है, पर आप सोचें कि वो दरवाज़ा निकल के कहीं और चला जाए तो वो अपनी जगह से नहीं हटेगा, बस उस पॉइंट के अबाउट घूम सकता है। इसको कहते हैं हिंज सपोर्ट या कब्जेदार सपोर्ट। तो कब्जेदार सपोर्ट के लिए जो हमने प्रभावी लंबाई ली है वो 1.0 L। जो 1.0 है ना ये पे, इसको के कहते हैं। के क्या होता है? के होता है कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, यानी कि गुणक होता है प्रभावी लंबाई का। जो आप देख रहे हैं 2.0, 1.2, 1.0, 0.8, ये सारे के हैं। के की वैल्यू को आप जब गुणा करते हैं एक्चुअल लेंथ से तो आपका निकल के आता है प्रभावी लंबाई, ठीक है। तो ये गुणक है, ये कोड में दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल लेंथ से तो आपको निकल के मिल जाएगी उसकी इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1.0 L, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फॉर द सेम क्रॉस सेक्शन द टेंडेंसी ऑफ कॉलम टू बकल इंक्रीजेज व्हेन। समान क्रॉस सेक्शन के लिए कॉलम की बहकाव के लिए प्रवृत्ति तब बढ़ जाती है जब, देखिए स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, जो आपका कॉलम होता है, कॉलम का एक जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? किसी पॉइंट के अबाउट वो सेक्शन, वो मेंबर कितनी दूर तक फैला है, ठीक। जैसे आप एक लकड़ी लें, ठीक, लंबी सी लकड़ी बांस की, ठीक है, और एक उसी लंबी सी आप एक किसी दूसरे अच्छे पीपल की या किसी अच्छे मोटे पेड़ की लकड़ी ले लें, ठीक, लंबाई तो सेम रहेगी, पर जो पतला होगा, जिसका सेक्शन कम होगा, वो थोड़ा सा बहकने लगेगा, अगर उसके ऊपर लोड आएगा वो तिरछा होने लगेगा, मुड़ने लगेगा, पर एक लंबा नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो एक एक्सिस के अबाउट जो उसका फैलाव है, जो दूरी है, वो ज़्यादा है, वही उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन है। जिसकी रेडियस ऑफ जायरेशन कम होती है वो बहकता जल्दी है, वो उसमें एक बकलिंग जल्दी हो जाती है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? जब समान क्रॉस सेक्शन के लिए कॉलम के बहकाव करने की प्रवृत्ति तब बढ़ जाती है जब। तो कॉलम का बहकाव कब बढ़ेगा? जब आप उसका क्रॉस सेक्शन तो सेम रखेंगे, ठीक है, परंतु आप उसमें क्या चीज़ बढ़ाएंगे? जब आप उसकी लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ ऑफ कॉलम इंक्रीज, कॉलम की लंबाई में बढ़ोतरी, ठीक है। एंड कंडीशन से आप बकलिंग में कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। लेंथ ऑफ कॉलम इज डिक्रीज करेंगे तो बकलिंग और घट जाएगी, ठीक है। तो बहकाव की प्रवृत्ति कब बढ़ेगी? जब आप क्रॉस सेक्शन तो सेम रखें। मैंने भी बताया था आपको, अगर आप दो समान लकड़ी लें और उसमें उस तरीके से करें तो आप जब लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उस कारण से बकलिंग बढ़ जाएगी, अगर आप क्रॉस सेक्शन को सेम रखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है, जनरली स्लेंडरनेस रेशियो यूज टू मेजर द टेंडेंसी ऑफ कॉलम टू। आमतौर पर स्तंभ की किस प्रवृत्ति को मापने के लिए तनुता अनुपात का प्रयोग किया जाता है? क्रशिंग कुचलने के कारण, बियरिंग धारण के कारण, बेंडिंग नमन के कारण, बकलिंग बहकाव के कारण। देखिए क्रशिंग से कोई मतलब नहीं होता है इसका स्लेंडरनेस रेशियो का, ना ही धारण से ना ही नमन से। स्लेंडरनेस रेशियो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बकलिंग के, ठीक है, बकलिंग यानी बहकाव के, यानी कि यह आपका सीधे अनुपाती होता है स्लेंडरनेस रेशियो तनुता अनुपात उसके बहकाव के, ठीक है। तो आप इसमें क्या रेशियो निकाल पा रहे हैं, क्या रिलेशन निकाल पा रहे हैं कि आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो आमतौर पर स्तंभ की किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? वो दर्शाता है उसके बहकाव की प्रवृत्ति को, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो आप बढ़ाएंगे अगर तो उस कॉलम की बकलिंग की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी बकलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज। तनुता अनुपात को परिभाषित किया गया है। पहले तो तनुता अनुपात का सिंबल क्या होता है? सिंबल इसका लैम्डा होता है, ठीक है। लैम्डा बराबर इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी कि प्रभावी लंबाई बटा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। दूसरा, लैम्डा बराबर इफेक्टिव लेंथ इंटू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, प्रभावी लंबाई गुणा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तीसरा, लैम्डा बराबर इफेक्टिव लेंथ प्लस लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। चौथा, इफेक्टिव लेंथ माइनस लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। आप लोग बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, जानते हैं, और नहीं जानते तो वो लोग आप समझ लें। जो तनुता अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, मतलब प्रभावी लंबाई अपॉन न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, ठीक। मतलब इसको कहते हैं एल इफेक्टिव अपॉन न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, यानी कि आर मिनिमम, ठीक है। जो आपका ऊपर एल इफेक्टिव होता है, मैं पीछे बता चुका हूँ, वो के और एल से निकलता है। के उसमें कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिव लेंथ यानी गुणक होता है प्रभावी लंबाई का, और एल उसमें एक्चुअल लेंथ होती है, वो एक्चुअल लेंथ से गुणा करके कैसे आप इफेक्टिव निकाल सकते हैं। और आर मिनिमम जो होता है वो निकलता है
आई मिनिमम अपॉन ए से, मतलब जो न्यूनतम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अपॉन जो एरिया ऑफ सेक्शन है उससे, ठीक है। तो इसको निकाल के हम जब इस वैल्यू में पुट करते हैं तो हमारा तनुता अनुपात यानी कि लैम्डा निकल जाता है, ठीक है। तो सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है इन स्लेंडरनेस रेशियो आर इज डिफाइंड बाई, तनुता अनुपात में न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या निकाला जाता है, ये गलत है, मानी आएगा, न्यूनतम त्रिज्या होता है ये, ठीक है, त्रिज्या निकाला जाता है। पहला फॉर्मूला आर बराबर अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए, दूसरा आर बराबर अंडर रूट आई मैक्सिमम अपॉन ए, तीसरा आर बराबर अंडर रूट आई मिनिमम इंटू ए, चौथा आर बराबर अंडर रूट आई मैक्सिमम इंटू ए, ठीक है। तो अब इसमें सही फॉर्मूला क्या होता है, इसका सही फॉर्मूला होता है आर बराबर अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए। मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है आर बराबर अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए, ठीक। आई क्या होता है, जैसे आपने कोई मान लीजिए एंगल सेक्शन लिया, आई सेक्शन लिया, तो इस आई सेक्शन का एक एक्स एक्सिस पर इनर्शिया और एक्स एक्सिस पर इनर्शिया और वाई एक्सिस पर इनर्शिया, इन दोनों में से जो भी न्यूनतम होगा उसका आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे आई मिनिमम में, और एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता ही होगा, उसको पुट करके जो आप अंडर रूट करेंगे तब आपका निकल के आएगा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या या फिर आर मिनिमम, ठीक है। तो इससे हम निकालते हैं आर मिनिमम, तो इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है यूलर कॉलम जनरली डिफाइंस फॉर विच टाइप ऑफ एंड सपोर्ट, यूलर कॉलम आमतौर पर किस प्रकार की सिरा स्थिति के लिए परिभाषित किया गया। देखिए यूलर कॉलम क्या था, यूलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी में कुछ कॉलम के पर कुछ टेस्ट किए थे और एक आइडियल कॉलम डिसाइड किया था, ठीक है। आइडियल कॉलम क्या होता था, उनके हिसाब से ऐसा कॉलम जो परफेक्टली इलास्टिक हो, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक हो, ठीक। दूसरा, उस कॉलम में किसी प्रकार की एक्सेंट्रिसिटी उत्केंद्रता ना हो, ठीक है। उसके अलावा उस कॉलम पूरी तरह से होमोजीनियस हो, मतलब सेम मटेरियल का बना हो, कोई अलग अलग मटेरियल उसमें यूज़ ना हो। इसके बाद कॉलम बिल्कुल सीधा हो, ठीक है। तो जो उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे, कुछ उन्होंने मान्यताएं मानी थी, उसके हिसाब से उन्होंने जो कॉलम माना था उस कॉलम के एंड सपोर्ट क्या माने थे, ये पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ पूछ रहा है यूलर कॉलम आमतौर पर किस प्रकार की सिरा स्थितियों के लिए परिभाषित किया गया था। जो आप यूलर कॉलम का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो किस प्रकार के कॉलम के लिए डिफाइन किया गया था, तो वो किया गया था हिंज टाइप के कॉलम के लिए। जो मैंने कंडीशंस बताई, इन कंडीशंस के अलावा उसमें ये कॉलम कंडीशन थी कि जो यूलर का कॉलम होगा उसके जो एंड्स होंगे, एंड सपोर्ट होंगे, वो हिंज बने होंगे, ठीक है, वो कब्जेदार होंगे या पिन टाइप के होंगे, ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन में हमें दिया यूलर्स बकलिंग फार्मूला फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलम इज, पूर्ण प्रत्यास्थ स्तंभ के लिए यूलर बकलिंग सूत्र है। देखिए यूलर के बारे में पीछे मैंने अभी क्वेश्चन में आपको बताया। यूलर बकलिंग फार्मूला क्या है कि यूलर बकलिंग फार्मूला एक्चुअल में आपको एक वैल्यू देता है PCR। ये क्या है, क्रिटिकल लोडिंग है। CR यहाँ पर क्रिटिकल लोड है, P से लोड होता है, C से क्रिटिकल होता है। तो जो क्रिटिकल लोडिंग है मतलब जो एक क्रांतिक बल है, जिसके बाद उन्होंने ये डिफाइन किया था कि उस बल से ज़्यादा अगर आप बल उस कॉलम पे लगाएंगे तो उस कॉलम की इलास्टिसिटी, ठीक है, यानी प्रत्यास्थता खत्म हो जाएगी। उससे कम लोडिंग आप रखेंगे तो वो प्रत्यास्थ रहेगा और लोडिंग हटने के बाद वो वापस अपनी शेप में वापस लौट के आ जाएगा, ठीक है। तो वो होती है क्रिटिकल लोडिंग। तो वो जो क्रिटिकल लोडिंग निकालने के लिए जो यूलर ने फॉर्मूला दिया था, उनका जो फॉर्मूला था वो यह था PCR बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर, ठीक है। LE इफेक्टिव लेंथ है, I यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है और पाई का तो वैल्यू आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इन तीन का यूज़ करके उन्होंने क्रिटिकल लोडिंग निकालने का फॉर्मूला दिया था यूलर ने, ठीक। तो पूर्ण प्रत्यास्थ स्तंभ के लिए यूलर बकलिंग सूत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 PCR बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है अ कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज्ड, अ कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज। एक कॉलम स्प्लाइस का उपयोग इसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए स्प्लाइस चाहे आप कहीं भी लगाएं, स्प्लाइस का यूज़ किसी चीज़ की लंबाई को बढ़ाने के लिए ही प्रयोग होता है, तो उसको स्प्लाइस कहते हैं, ठीक। तो लेंथ ऑफ कॉलम बिल्कुल सही है, स्ट्रेंथ से मतलब नहीं यहाँ पर कोई खास, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम से मतलब नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ कॉलम। कॉलम की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम स्प्लाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इन अ सिंगल लेसिंग द थिकनेस T ऑफ फ्लैट इज, एकल लेसिंग में फ्लैट की मोटाई होती है T इज लेस देन 1/40 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स, अंतः रिवेट के बीच 1/40 लंबाई से कम है। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि सिंगल के लिए कौन सा होता है, डबल के लिए कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/40 लेंथ बिटवीन इनर लेंथ रिवेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है सिंगल लेसिंग के कॉलम में, ठीक है। अगला देखते हैं इन लेसिंग सिस्टम द वैल्यू ऑफ शेयर टेकन आउट ऑफ टोटल लोड ऑन कॉलम इज, जालक छड़ों में अपरूपण बल का मान स्तंभ पर आने वाले भार का कितने प्रतिशत लिया जाता है, ठीक। मान लीजिए आपका एक कॉलम है, इस कॉलम पर कुछ लोड आ रहा है, तो जो आपने लेसिंग बार्स लगाई है ना, वो लेसिंग बार्स
जो उस पर शेयर फोर्स आ रहा है वो शेयर फोर्स लेसिंग बार्स पर कितने % लिया जाएगा कॉलम पर आने वाले टोटल फोर्स का, ठीक है, ये कोर्ट ने प्रोविजन दिया है। तो जो जालक छड़ों पर आने वाला जो प्रतिशत बल है वो कितना दिया है, उसका वैल्यू दिया है 2.5%, ठीक। इसका सही आंसर है 2.5% यानी कि 2.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ बैटनिंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज इंक्रीज बाई कंपेयर टू नॉर्मल एंड कंडीशंस। बैटन व्यवस्था में प्रभावी लंबाई सामान्य कॉलम की तुलना में अधिक ली जाती है, ठीक। अब बैटन व्यवस्था क्या होती है, लेसिंग में अभी तक आपने देखा, लेसिंग में आपने एक कॉलम को ऐसे तिरछे बार्स के फ्लैट के साथ जोड़ दिया। बैटनिंग में कुछ नहीं होता, बैटनिंग में आप इनको सीधा ऐसे ऐसे पट्टियाँ लगा के, बैटन जिसको हम कहते हैं, आपने डोर्स में बैटन पड़े होंगे, वही सिंपल बैटन वाला काम है। आपने एक बैटन, दो बैटन, तीन बैटन से उनको आपस में जोड़ दिया, उसको बैटनिंग कहते हैं, ठीक। तो बैटन में इफेक्टिव लेंथ कॉलम की कितने % नॉर्मल कॉलम से इंक्रीज कर दी जाती है, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ कितने % इंक्रीज मानी जाती है, तो उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 10%, ठीक है। तो जो नॉर्मल कॉलम होता है उससे 10% आप इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा मानते हैं बैटन्ड कॉलम के केस में। अगर आपने कॉलम में बैटनिंग से जोड़ दिए हैं, बैटनिंग से उनको स्ट्रेंथ दी है, तो आप उसको 10% इफेक्टिव लेंथ बढ़ा के मानेंगे नॉर्मल कॉलम की कंडीशन से। तो स्टूडेंट्स अभी हमने किए कंप्रेशन मेंबर के MCQ क्वेश्चंस। इसके बाद मैं स्टील बीम्स के भी करवाने वाला हूँ जल्दी, और स्टील बीम्स के बाद आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर पूरा हो जाएगा। सिलेबस जितना MCQ क्वेश्चन से रिलेटेड था, इसके बाद में 1 लाइनर क्वेश्चन भी अब इसके पैरेलली डालने वाला हूँ। एक्चुअली आजकल थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ है क्योंकि हम लोग रेगुलर क्लासेस भी लेते हैं कॉलेज में, उसके अलावा MCQ क्वेश्चंस और गूगल ड्राइव पे शिफ्ट होने की वजह से चैनल को थोड़ा सा काम ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, परंतु हम पूरी तरह से उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सब चीज़ 1-2 दिन में ट्रैक पर आ जाएगी, ठीक है। तो आपका स्टील बीम्स और बचा है। इसके बाद मैं पूरा फोकस एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और CMA-ED पर करने वाला हूँ। वो भी मैं आधा करा चुका हूँ चैप्टर्स उसके, तो जो बचे हैं उनको भी मैं जल्दी वाइंड अप करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप गूगल ड्राइव से अभी स्टील ड्राइंग की PDF ले सकते हैं, मैंने सारी अपलोड कर दी हैं चारों चैप्टरों की। मैं स्टील डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की आज तक कर दूंगा, फिर आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से PDF को डाउनलोड करने के लिए। अब आपको मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके हमेशा साथ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, प्लीज़ उससे ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू।